वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक क्लास होने जा रही है, जिसमें आज का टॉपिक होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। वॉशिंग मशीन के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो आधारित है वो है अपकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित है? अपकेंद्रीकरण पर आधारित है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन के ड्रम बहुत तेज गति से घूमते हैं और गीले कपड़े से मैल सहित पानी को अलग करने के लिए बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोजोमीटर का। किसका? पोजोमीटर का। नेक्स्ट है, पोजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। अगला है, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर सागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है, जबकि यूडियोमीटर गैस मिश्रण की मात्रा परिवर्तन तथा बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये खराब मौसम में हवाई जहाजों में को उतारने के लिए किया जाता है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए किया जाता है। भूकंप का मापांक सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन होगा कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने में की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो प्रज्वलित होने का कारण बनता है रासायनिक ऊर्जा। क्या बनता है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के मध्य रासायनिक रूप से संचित रहती है। यह पदार्थ के अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों को आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अतः माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा का रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। माचिस की तीली पर लगा पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड तथा माचिस की डिब्बी पर लगे पदार्थ को लाल फास्फोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठी यात्री लंबवत ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो लंबवत यदि ऊपर दिशा में फेंकेगा तो जहां से यह जो है फेंका है वहीं पर आएगा, अर्थात उसके हाथों में पुनः
आएगी। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी बैठे यात्री को लंबवत या ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद यात्री के हाथों में आकर गिरेगी, क्योंकि रेलगाड़ी में बैठे यात्री का वेग रेलगाड़ी के वेग के समान होगा। अतः जब उसने गेंद को ऊपर की ओर फेंका तो गेंद का भी वही वेग होगा जो रेलगाड़ी का वेग होगा। लेक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के नियम पर कार्य करता है? तो लेक्टोमीटर यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर क्या कार्य करता है? तो यह लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यह पानी के संबंध में दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित करता है। यह शुद्ध दूध में तैरता है, जबकि दूध अशुद्ध होने पर डूब जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाते हैं तथा पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड को ही हम लोग पराश्रव्य कहते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने और मानव शरीर की आंतरिक अंगों की जांच करने में भी किया जाता है, जबकि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। आगे है अन्य अपरंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? तो कुकर के अंदर उच्च दाब और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि कुकर के ढक्कन की बनावट के कारण दाब बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक अधिक हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पॉपिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो उन्हें अलग करने का तरीका है कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल करके उसको निकाला जा सकता है। आगे है निकट दृष्टि दोष से ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो ये है तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया आंखों से संबंधित बीमारी है। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने में परेशानी होती है। इस परेशानी में आंख की पुतली का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर न बनकर के दृष्टि पटल के सामने बनता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि समुद्र जल के नीले रंग होने का कारण क्या है? तो समुद्र जल के नीले रंग का होने का कारण क्या है? तो इसमें समुद्र पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होना, समुद्र पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होना इसका ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। समुद्र के जल के नीला रंग होने का कारण यह है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती है तो विशेषकर उस जगह पर जहां इसका जल गहरा और स्वच्छ होता है, तो वहां से परिवर्तित होने के बाद इस प्रकाश में मौजूद 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। यही कारण है कि हम समुद्र में हमें नीला रंग दिखाई देता है। आगे है डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनेमो ऊर्जा क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक को विद्युत
में परिवर्तित करता है। डायनेमो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली सामग्री है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इसमें कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट तंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। कुछ अन्य मापक यंत्र इस प्रकार से हैं, जैसे वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। अमीटर यह विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। और गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताना है। एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए हमें रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफायर विद्युत उपकरण का यूज किया जाता है। रेक्टिफायर वैक्यूम ट्यूब, डायोड, पारा, आर्क, वाल्व, तांबे और सिलिकॉन ऑक्साइड की प्लेटों, अर्धचालक, डायोड आदि के रूप में होते हैं। रेक्टिफायर के कई उपयोग होते हैं, जैसे कि रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्टर रेक्टिफायर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर फैराडे के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है। अमीटर यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर क्या है? तो वोल्टमीटर में प्रयोग किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस क्या है? तो यह एक चर परिवर्ती प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, तो यह किससे लेपित होते हैं? ये टेफलॉन से लेपित होते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफलॉन से लेपित होते हैं। टेफलॉन एक संश्लेषित फ्लोरोपहुलक है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस भरी जाती है। बिजली बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली गैस अक्रिय नाइट्रोजन या फिर अक्रिय गैस आर्गन है। अक्रिय नाइट्रोजन को बल्ब में आग न लगने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड H3BO3 का जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे हाइड्रोजन बोरेट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में
वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। वॉशिंग सोडा का उपयोग किसमें नहीं करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कांच, साबुन, कागज आदि के निर्माण में या बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी के रासायनिक कीटाणु शोधन के रूप में किया जाता है। यह वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। इसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से गले में घाव, खांसी और आंखों, त्वचा जलन होती है और सांस लेने में समस्या होती है। एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या बनता है? तो यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। एथिलीन ग्लाइकॉल यह एथेन 1,2 डाई ऑल है और एक कार्बनिक यौगिक जो मोटर गाड़ियों में प्रति हिमकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे ग्लाइकोल भी कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 44 नंबर की कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो AgI का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं को अंगुली पर निशान लगाने वाली स्याही में भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो बर्तन की सतह पर लेपित टेफ्लॉन को किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय व ऊष्मारोधी बहुलक है। इसका गलनांक 33 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर सांद्र अम्लों व सांद्र क्षारों के विलयनों का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए यह न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 46 नंबर की लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 2 और 3 सही है। कौन कौन? तो लिथियम आयन बैटरियों को व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, बाइक, ई स्कूटर और पावर टूल में उपयोग किया जाता है। थर्ड होगा कि लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरियां रिचार्जेबल होती है और इसका उपयोग लैपटॉप, मोबाइल और ई स्कूटर में व्यापक रूप से होता है तथा ये बहुत ही ज्वलनशील हो सकती है। अतः कथन 2 और कथन 3 क्या है? सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेयन घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। फ्रेयन रेफ्रिजरेटर को घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग खाद्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन, बर्फ जमाने, मेडिसिन स्टोरेज, मीट और फिश इत्यादि को लंबे समय तक रखने के लिए होता है। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ग्रेफाइट को ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। इसका उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर होगा कि संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन है मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं।
नेक्स्ट है संश्लेषित अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक साबुन की तुलना में पानी में आसानी से घुलनशील है। इसका उपयोग ऊनी वस्त्रों को आसानी से धोने में भी किया जा सकता है, जबकि साबुन ऐसा करने में कम सक्षम है। नेक्स्ट है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा है? तो ये रासायनिक तरीका क्लोरोनीकरण है। क्या है? क्लोरोनीकरण है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका क्लोरोनीकरण है। इस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस अथवा ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है। सस्ते एवं प्रभावी होने के कारण बड़े पैमाने तथा घरेलू पानी में पानी के रोगाणुओं को नष्ट करने का एक उत्तम तरीका है। नेक्स्ट है टोक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है। टोक्साफेन ये उदर विष के रूप में टोक्साफोन कीटनाशी उदर विष के रूप में कार्य करता है। यह कैफीन के क्लोरीनीकरण द्वारा बनाए गए कार्बनिक यौगिकों का एक घना पीला अर्ध ठोस मिश्रण है जो तारपीन से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत गतिविधि का ग्राफिक रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत गतिविधि की ग्राफिक रिकॉर्डिंग को ऑप्शन नंबर बी एनसेफेलोग्राफी कहा जाता है। मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहलाती है। यह मस्तिष्क कोशिका संचार में संभावित समस्याओं को पता लगाने में सहायक होती है। इस पद्धति में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह मस्तिष्क तरंग पैटर्न को मापता है और रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है 53 नंबर फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। फेलोपियन ट्यूब को ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। तो फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। यह महिलाओं में गर्भ निरोधक का अस्थायी तरीका है। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? तो ये होगा आयरन और आयोडीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि आयरन और आयोडीन। डबल फोर्टिफाइड साल्ट डीएफएस एक नया खाद्य उत्पाद है जिसे भारत सरकार कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसमें आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। डबल फोर्टिफाइड नमक मनुष्यों को उनके आहार के माध्यम से आयोडीन और आयरन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करता है। डीएफएस का उद्देश्य दैनिक आहार में आयोडीन की आवश्यकता 100% और आयरन की आवश्यकता को 30 से 60% प्रदान करना है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन की बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी का उपयोग करके किसी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैटरपिलर। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी का मुख्य रूप से कैटरपिलर तितली पतंगे के लार्वा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है क्योंकि यह एक विशेष प्रोटीन बनाता है जो कैटरपिलर के पेट में जाकर उनके आंतों की परत को नष्ट कर देता है जिससे उन्हें लकवा मार जाता है और वे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? बेरियम सल्फेट का घोल रोगी के एक्सरे का कम्प्यूटेड टोमोग्राफी सीटी
स्कैन का उपयोग करके एसोफेगस मुंह और पेट को जोड़ने वाली ट्यूब पेट और आंत की जांच करने के लिए परीक्षण में पहले पीने का निर्देश दिया जाता है। यह पेट, आंत और अन्न प्रणाली को ऐसी सामग्री के साथ लेप करके काम करता है जो शरीर में अवशोषित न होकर के रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को एक्सरे परीक्षण या सीटी स्कैन द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन कि ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है और बुखार एक गंभीर अंतर्निहित बीमारी का संकेत हो सकता है और इसका इलाज ज्वरनाशक या गैर औषधीय उपायों से किया जा सकता है। उपलब्ध एंटीपायरेटिक्स में एसिटामिनोफेन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन एंड पैरासीटामोल शामिल है। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त किया जाता है तो यह कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है तो कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह है जो जीवाणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में हस्तक्षेप करके काम करता है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो कैंसर का उपचार के लिए CO कोबाल्ट 16 एक रेडियो समस्थानिक है जिसको कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 16 रेडियो समस्थानिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा गामा विकिरणों को जब मानव शरीर में कैंसर ट्यूमर पर डाला जाता है तो कैंसर कोशिकाएं जल जाती है। रेडियो एक्टिव विकिरणों के उपयोग द्वारा कैंसर का इलाज विकिरण चिकित्सा रेडियोथेरेपी कहलाता है। नेक्स्ट है कि इवॉयड 10 क्या है। इवॉयड 10 तो इवॉयड 10 ये दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली है। इवॉयड 10 दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली है। यह पहली बार 1960 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भ निरोधक उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया। यह जन्म नियंत्रण का एक बहुत ही लोकप्रिय रूप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेयान एक कृत्रिम रेशा कहलाता है। रेयान को कृत्रिम रेशा कहा जाता है क्योंकि यह मानव निर्मित होने के बावजूद रेशम जैसी बनावट और चमक रखता है। यह लकड़ी के लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे पुनर्जीवित सेलुलोज रेशा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कपास का बहुलक है तो कपास का बहुलक क्या हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज कपास का एक बहुलक है। कपास का बहुलक सेलुलोज है क्योंकि कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है और सेलुलोज ग्लूकोज इकाइयों की लंबी श्रृंखला है जो कपास के रेशों को मजबूती प्रदान करती है। आगे है आहिरी रेशे क्या है तो आहिरी रेशे रूक्षांश भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रूक्षांश भी कहलाते हैं। आहिरी रेशे को रूक्षांश या रफेज कहा जाता है। यह पादप आधारित खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज का वह हिस्सा है जिसे मानव पाचन तंत्र नहीं पचा सकता है। अधिकांश आहारी रेशे पौधे की कोशिकाओं की दीवार के घटक होते हैं जिनमें मुख्य रूप से सेलुलोज शामिल होता है। ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने और कब्ज को रोकने में सहायक होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है तो प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ये
सी, एक्रिलिक प्राकृतिक रेशा नहीं है बल्कि यह एक संश्लेषित कृत्रिम रेशा है जिसे रासायनिक के माध्यम से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। यह ऊन के समान दिखता है और इसका उपयोग अक्सर ऊन के विकल्प के रूप में स्वेटर और कंबल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 65 नंबर की, दैनिक जीवन में मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दैनिक जीवन में मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सामग्री द्वारा उत्सर्जन, वाष्पीकरण द्वारा शीतलन और ऊष्मा स्थानांतरण, ये तीनों का यूज किया जाता है। दैनिक जीवन में एलईडी बल्ब ऊर्जा बचत के लिए क्यों उपयोगी है? तो यह है कम विद्युत खपत और अधिक प्रकाश। दैनिक जीवन में एलईडी बल्ब ऊर्जा बचत के लिए कम विद्युत खपत और अधिक प्रकाश के कारण सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि पारंपरिक बल्ब की तुलना में एलईडी बल्ब लगभग 75% से 90% कम बिजली की खपत करते हैं। अधिक रोशनी के लिए कम वाट का एलईडी बल्ब भी अधिक प्रकाश प्रदान करता है। एलईडी बल्ब बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं क्योंकि इसकी अधिकांश ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। एलईडी बल्ब लंबे समय तक चलते हैं जिसमें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। माइक्रोवेव ओवन में भी भोजन गर्म करने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने की प्रक्रिया आधारित है, यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऊष्मा अवशोषण द्वारा अणुओं के कंपन पर आधारित है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग करता है। ये तरंगे भोजन में मौजूद पानी, वसा, चीनी और ध्रुवीय अणुओं को बहुत तेज गति से घुमाती है, कंपित करती है तथा इन अणुओं के बीच में घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है, जिसमें भोजन अंदर की गर्मी होती है। इस विशिष्ट प्रक्रिया को पहला वैद्युत तापन या द्विध्रुवीय घूर्णन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्मार्टफोन में टच स्क्रीन किस प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है? तो स्मार्टफोन में टच स्क्रीन यह कैपेसिटिव या रेसिस्टिव टच पर आधारित काम करती है। आगे है कि दैनिक जीवन में सोलर सेल का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलना सोलर सेल का मुख्य अनुप्रयोग है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल हमने 70 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। तो मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ेंगे हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से कि अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।